हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वही लेसन नंबर जो 6 है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की। ठीक है, तो लेसन नंबर 6 का जो नाम है दोस्तों आपको पता है कि लेसन नंबर 6 का नाम क्या है। लेसन नंबर 6 का नाम है बच्चों हमारे, क्या नाम है? रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक लेसन नंबर 6 का नाम है और इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की हम बात कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 3 तक पिछले वीडियो में हमने देखा। अब क्वेश्चन नंबर 4 से आज हम बात करने वाले। ठीक है, तो देखो आपको जो ये क्वेश्चन है बच्चों, इससे ये पता लगने वाला है कि हमारा जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें हमारे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके और साथ में जितने भी क्वेश्चन होते हैं बच्चों उनको एक रजिस्टर में आप जरूर नोट कर ले। ठीक है, तो आपको बोर्ड के टाइम पर, जब बोर्ड एग्जाम आपका हो उस टाइम पर आपको किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हो। ठीक है, तो बच्चों आज हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4 है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 में आ के रूप में, यानी कि आ के रूप में जो हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, वो पहला क्वेश्चन क्या होगा? ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है क्लोरोफॉर्म में, देखो एक पदार्थ होता है क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म में कुछ मात्रा में एथिल एल्कोहल मिलाकर क्यों रखा जाता है? क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन है कि क्लोरोफॉर्म में, ठीक है ना, किसमें? क्लोरोफॉर्म में कुछ मात्रा में, है ना, कुछ मात्रा में एथिल एल्कोहल, क्या बच्चों? एथिल, जो क्लोरोफॉर्म है इसमें कुछ मात्रा में एथिल एल्कोहल मिलाकर क्यों रखा जाता है? ठीक है, मिलाकर क्यों रखा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से समझना है। हमारे पास क्वेश्चन है कि जो क्लोरोफॉर्म है इसमें कुछ मात्रा में एथिल एल्कोहल मिलाकर के क्यों रखा जाता है? ठीक है, एथिल एल्कोहल के स्थान पर आपको दिया जा सकता है एथेनॉल भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो दोनों का मतलब एक ही है, या तो एथिल एल्कोहल बोलो या फिर एथेनॉल बोलो, दोनों का मतलब एक ही रहने वाला। ठीक है, तो बच्चों ध्यान देना, जो क्लोरोफॉर्म है इसमें कुछ मात्रा में एथिल एल्कोहल मिलाकर क्यों रखा जाने वाला है, आपको समझना है बच्चों। ध्यान देना, क्लोरोफॉर्म जो होता है इसका सूत्र होता है CHCl3। क्या होता है? CHCl3। अब होगा क्या, जो ये क्लोरोफॉर्म है बच्चों, ये ऑक्सीजन से स्वतः ही ऑक्सीकृत हो जाता है। क्लोरोफॉर्म जो है ये ऑक्सीजन से स्वतः ही क्या हो जाता है बच्चों? ऑक्सीकृत हो जाता है। ठीक है, क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन से स्वतः ही क्या हो जाता है? ऑक्सीकृत होता है और ऑक्सीकृत होकर के एक विषैली गैस पॉसजीन COCl2, बच्चों इसको बोलते हैं हम पॉसजीन, है ना, पॉसजीन गैस, जो कि बच्चों ये विषैली होती है। कैसी होती है? विषैली होती है। यानी जो क्लोरोफॉर्म में बच्चों CHCl3 किसका फॉर्मूला है? ये है क्लोरोफॉर्म का। ठीक है, तो जो क्लोरोफॉर्म है ये क्या करेगी? ऑक्सीजन से स्वतः ही ऑक्सीकृत होकर के एक विषैली गैस क्या बना लेती है? पॉसजीन बना लेती है, तो जो कि ये विषैली होती है। ठीक है, विषैली गैस पॉसजीन बनाती है। तो हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया की गति को मंद करने के लिए इसमें यहाँ पर क्या C2H5OH यानी कि एथिल एल्कोहल मिला दिया जाता है। ठीक है, C2H5OH, तो बच्चों इसको बोलते हैं एथिल एल्कोहल या एथेनॉल मिलाया जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं बच्चों, यानी कि हमने क्या मिला दिया इसमें? C2H5OH, ये है बच्चों, ये है एथिल एल्कोहल। क्या है ये? एथिल एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल है ना, एल्कोहल, या इसको बच्चों हम कहने वाले हैं, इसको हम एथेनॉल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एथेनॉल भी हम इसको कहते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों? कहने का मतलब ये हुआ कि जो क्लोरोफॉर्म है ये ऑक्सीजन से स्वतः ही ऑक्सीकृत होगी और ऑक्सीकृत होकर के एक विषैली गैस पॉसजीन बनाती है। अतः हम कह सकते हैं, अतः अभिक्रिया की गति को मंद करने के लिए या कम करने के लिए इसमें कुछ मात्रा में एथिल एल्कोहल मिलाकर के रख दिया जाता है। ठीक है, तो और उसके बाद हमें ये रिएक्शन लिख देनी है। ठीक है बच्चों,
तो वापस से एक बार फिर से सुनेगा किस प्रकार से आपको लिखना है, ध्यान से समझना है बच्चों कि जो क्लोरोफॉर्म होता है हम लिखेंगे कि क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन से स्वतः ही ऑक्सीकृत होकर के एक विषैली गैस क्या बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है। अतः अभिक्रिया की गति को मंद करने के लिए इसमें कुछ मात्रा में क्या मिला जाता है, एथिल एल्कोहल मिलाया जाता है या एथेनॉल मिला दिया जाता है। ठीक है, तो बच्चों आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा क्लियरली। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ध्यान दीजिएगा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन का मतलब है ब के रूप में जो क्वेश्चन है। ठीक है जी, ब के रूप में अपना क्वेश्चन है, ध्यान देना बच्चों। ब के रूप में पूछा गया है कि दुर्बल अम्ल व प्रबल सार से बने लवण। क्वेश्चन लिख देता हूं मैं बच्चों, दुर्बल अम्ल है ना, दुर्बल अम्ल प्रबल सार से बने लवण, दुर्बल अम्ल व प्रबल सार से बने लवण जो होते हैं वो सारीय होते हैं क्यों। हमें क्या बताना बच्चों, हमें बताना है कि दुर्बल अम्ल और प्रबल सार जो होता है इससे जो लवण बनते हैं, क्रिया से जो लवण बनते हैं वो सारीय क्यों होते हैं, इसका कारण हमें बताना है। ठीक है, तो समझना क्या होता है बच्चों कि दुर्बल अम्ल जो होता है, दुर्बल अम्ल और प्रबल सार जो होते हैं, दुर्बल अम्ल और प्रबल सार जो होते हैं बच्चों, प्रबल सार ये क्या होंगे कि ये अपने जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं हो पाते। समझने की कोशिश करना, दुर्बल अम्ल और प्रबल सार जो होते हैं तो ये क्या होते हैं, ये अपना जो इनका जो जलीय विलयन होता है जब इनको मिलाया जाता है तो ये जलीय विलयन में हम कह सकते हैं पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, पूर्णतः आयनित नहीं होते, यानी प्रबल अम्ल और प्रबल सार अपने जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं। बात समझ रहे हो ना, पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं। तो अतः हम कह सकते हैं कि विलयन में H प्लस और OH माइनस, विलयन में H प्लस और OH माइनस इन दोनों के अलग अलग विलयन में इन दोनों के अलग अलग आयन लेने पर जो OH माइनस आयनों की मात्रा होगी बच्चों वो H प्लस आयनों की मात्रा से अधिक होती है। क्यों? क्योंकि जो सार है बच्चों कैसा है, प्रबल है। सार कैसा है, प्रबल है। तो हम कह सकते हैं कि जो OH माइनस आयनों की मात्रा होगी वो क्या होगी बच्चों, अधिक रहने वाली है, ज़्यादा रहने वाली है। इसलिए जो विलयन की pH का मान आएगा, pH का मान ग्रेटर देन 7 आने वाला है, यानी 7 से अधिक आएगा। इसलिए हम कहेंगे जो लवण बनता है वो कैसा होता है, सारी होता है। तो लिखना कैसे है कि देखो सबसे बड़ी बात प्रॉब्लम कहाँ आती है, बच्चों को लिखना नहीं आता है, समझ में है ना, उनको बोला जाए कि बेटा लिखना है तो लिखना नहीं आता है। ठीक है, तो समझना किस प्रकार से हम आंसर देंगे। तो आंसर देना है बच्चों, ध्यान सुनना है, लिख लेना है। अगर साथ के साथ आप पूछा गया है दुर्बल अम्ल व प्रबल सार से बने लवण सारीय होते हैं क्यों, तो आंसर क्या दोगे, दुर्बल अम्ल क्यों किया ना, पहले लिखो क्योंकि दुर्बल अम्ल व प्रबल सार, क्योंकि दुर्बल अम्ल व प्रबल सार अपने जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं हो पाते हैं। अतः विलयन में H प्लस व OH माइनस के, अतः विलयन में H प्लस व OH माइनस के समान मोल लेने पर, क्या लेने पर बच्चों, समान मोल है ना, समान मोल लेने का मतलब क्या है, इनको अपन समान मात्रा में ले रहे हैं। ठीक है, H प्लस व OH माइनस आयनों के समान मोल लेने पर भी OH माइनस आयनों की मात्रा किसकी बच्चों, OH माइनस आयनों की मात्रा H प्लस आयनों की मात्रा से क्या होती है, अधिक होती है। अतः हम कह सकते हैं जो विलयन की pH होगी, अतः विलयन की pH 7 से क्या होगी, अधिक होगी। तो जो लवण होगा वो कैसा होगा बच्चों, वो सारीय प्रकृति का होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इसमें आप क्या कर सकते हो, एक रिएक्शन भी लिख सकते हो जो कि हमने लवणों में पढ़ा था दुर्बल अम्ल और प्रबल सार से, यानी कि दुर्बल अम्ल में CH3COOH, ठीक है। यह बच्चों एसिटिक अम्ल और जो कि एक दुर्बल अम्ल का काम करता है। प्रबल सार में हम ले सकते हैं NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। दोनों के मध्य जब रिएक्शन करवाई जाएगी तो यहाँ पर बनेगा CH3COONA और प्लस H2O बनने वाला है, ठीक है। तो बच्चों ध्यान देना, यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि ये हमारे पास क्या है, दुर्बल अम्ल का काम करेगा, है ना। दुर्बल अम्ल जो कि एसिटिक अम्ल है, क्या है बच्चों, एसिटिक अम्ल है। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल सार है, ठीक है। और ये बन गया हमारे सोडियम एसिटेट, क्या बन गया बच्चों, सोडियम एसिटेट बना। तो जो ये लवण है ये कैसी प्रकृति का होगा बच्चों, ये सारी प्रकृति का होगा। कैसी प्रकृति का होगा, सारी प्रकृति का होगा, और हमने समझा दिया आपको, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर यानी कि बस के रूप में जो क्वेश्चन दिया है बच्चों इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझना है आपको। इस दिया गया है अपन को अर्ध आयु काल किसे कहते हैं, ध्यान देना बच्चों, क्या दिया, अर्ध, वेरी इंपॉर्टेंट है, अर्ध आयु काल। अर्ध आयु काल किसे कहते हैं, अर्ध आयु काल किसे कहते हैं, अर्ध आयु काल किसे कहते हैं। और इसमें पूछा गया, आगे हमसे पूछा गया है कि पौधों में किसमें बच्चों, पौधों में प्रकाश संश्लेषण, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया पौधों में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल कितना होता है। तो बच्चों ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, अर्ध आयु काल किसे कहते हैं, और साथ में दिया कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण जो भी क्रिया होती है उसका अर्ध आयु काल कितना होने वाला है। तो ठीक है, तो अर्ध आयु काल, ध्यान समझना बच्चों, अर्ध आयु काल क्या होता है। अर्ध आयु काल समझना है, सुनना है आपको ध्यान से कि अभिकारकों की, ध्यान समझना बच्चों, अभिकारकों की आधी मात्रा को लिखना क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि याद होता है बच्चों को, समझ में अच्छी तरह से सब क्लियर होता है, मतलब सब क्लियर होता है भाई साहब, है ना, लेकिन उनको लिखना नहीं आता। तो अर्ध आयु काल किसे कहेंगे कि अभिकारकों की आधी मात्रा को, किसकी, अभिकारकों की आधी मात्रा को उत्पाद में बदलने में लगा समय, अभिकारकों की आधी मात्रा को उत्पाद में बदलने में लगा समय क्या कहलाता है बच्चों, अर्ध आयु काल कहलाता है। क्या कहलाता है, अर्ध आयु काल कहलाएगा। तो अभिकारकों की किसकी मात्रा को, अभिकारकों की, है ना बच्चों, ध्यान देना, अभिकारकों की आधी मात्रा को, अभिकारकों की आधी मात्रा को उत्पाद में बदलने में लगा जो समय होता है उसे क्या बोलेंगे, अर्धायु काल। जैसे बच्चों ध्यान समझिए, जैसे यानी कि एक इंसान है और एक इंसान जो है वो मान लो 50 वर्ष की उसकी उम्र हो चुकी है, कितनी, 50 वर्ष की उसकी उम्र हो चुकी है, यानी उसका हम कह सकते हैं उसका अर्ध आयु काल जो है वो कितना है, यानी एक अगर आदमी 100 साल जीता है और उसकी 50 वर्ष उम्र हो जाती है तो हम कहेंगे कि जो उसका 50 वर्ष है उसका क्या कहलाएगा, अर्ध आयु काल। यानी कि 50 वर्ष गुजरने में, यानी एक आदमी 100 साल जीता है तो 50 वर्ष गुजरने में जो समय लगेगा उसी को हम कहेंगे, क्या कहेंगे, उसका अर्धायु काल कहने वाले हैं। ठीक है, तो हम कह रहे हैं बच्चों कि अभिकारकों की आधी मात्रा को उत्पाद में बदलने में लगा समय क्या कहलाता है, अर्ध आयु काल कहलाता है। ठीक है, समझ गए होंगे आई होप आप। अब बच्चों ये पूछ रहा है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल कितना होता है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल कितना होता है। तो बच्चों आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, 10 की घात -12 सेकंड कितना होता है, 10 की घात -12 सेकंड होता है, याद रह जाएगा, 10 की घात -12 सेकंड आपको याद रखना है। क्या होगा, 10 की घात -12 सेकंड। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया का अर्धायु काल कितना होगा, 10 की घात -12 सेकंड होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो बच्चों हमने जो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें हमने देखा
इसमें हमने देखा पहला क्वेश्चन अ के रूप में क्लोरोफॉर्म में कुछ मात्रा में एथिल अल्कोहल मिलाकर क्यों रखा जाता है, इसके बारे में हमने समझा। दूसरा है दुर्बल अम्ल और प्रबल सार से बने लवण सारी होते हैं क्यों, इसके बारे में हमने जाना। तीसरा अर्ध आयुकाल किसे कहते हैं, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल कितना होगा, तो इसके बारे में हमने जाना। ठीक है, आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है बच्चों, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 का अ के रूप में जो पहला क्वेश्चन है बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये है द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बच्चों, मैं लिख देता हूं द्विविस्थापन, है ना, द्विविस्थापन अभिक्रिया को एक उदाहरण, द्विविस्थापन अभिक्रिया को एक उदाहरण द्वारा समझाइए हमारे को दिया गया है। क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन है कि द्विविस्थापन जो अभिक्रिया है इसको हमें एक उदाहरण की सहायता से समझाना है। ठीक है ना, द्विविस्थापन जो अभिक्रिया है इसको एक उदाहरण की सहायता से हमें समझाना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, समझना है आपको चित्र से। पहले द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते किसे हैं। ठीक है, तो देखो ऐसी रासायनिक, सुनना है बच्चों, सुनना है आपको, मैं लिख भी दूंगा चाहे तो, कोई दिक्कत नहीं है। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के मध्य, क्या बोला बच्चों, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के मध्य, किसके मध्य, अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे बच्चों ध्यान देना, हमारे पास है AgNO3 प्लस KCl, है ना, AgNO3 प्लस KCl। अब ध्यान देना यहाँ पर आगे क्या होने वाला है। देखो बच्चों, जब हम इसको आयनों के रूप में AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट को आयनों के रूप में तोड़ने वाले हैं, यहाँ पर बनेगा Ag प्लस और NO3 माइनस। ठीक है, इसी प्रकार जब यहाँ KCl को हम तोड़ेंगे तो यहाँ पर बनेगा, इसको भी जब दो भागों में तोड़ने वाले हैं तो यहाँ पर बनेगा बच्चों K प्लस और Cl माइनस। ठीक है, अब हमें पता है बच्चों ये जो प्लस वाला है इधर वाले माइनस के साथ जाएगा और इधर वाला प्लस वाला इधर वाले माइनस के साथ जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो इसमें है ये अभिकारकों के मध्य आयनों क्या हो रहा है, आदान प्रदान, यानी कि इसका जो आयन है, इसका Ag आयन इसके Cl माइनस आयन के साथ जा रहा है और इसका जो K प्लस आयन है वो NO3 माइनस के साथ जा रहा है। तो अभिकारकों के मध्य आयनों क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बनेगा बच्चों AgCl प्लस KNO3, ये बनने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि अभिकारकों के मध्य क्या हो रहा है, आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी बच्चों, ये होगी द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, तो एक उदाहरण दे रहा है, मतलब ये वाला एग्जाम्पल आपको लिख देना है। ठीक है, और ये कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। और अगर समझने के लिए अगर तुम चाहते हो तो यहाँ पर बता देना कि जो Ag है वो Cl के साथ और K प्लस NO3 के साथ जा रहा है। ठीक है, तो ये इतना सा आप समझाने के लिए कर सकते हो तीर के चिन्ह, और अगर नहीं भी करते हो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ठीक है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण हमने बताया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है उसे क्या कहते हैं, हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और एक उदाहरण मैंने यहाँ पर दे दिया। ठीक है, अब ब के रूप में बच्चों क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। अब ब के रूप में क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से देखिएगा, ब के रूप में हमारा क्वेश्चन है कि उत्प्रेरक के कोई दो गुण बताइए। अब गुण के स्थान पर अगर विशेषता भी आ जाती है तो कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन है बच्चों, उत्प्रेरक के कोई दो गुण, उत्प्रेरक कोई दो गुण बताइए। उत्प्रेरक के कोई दो गुण बताइए, ये हमें बताना है। उत्प्रेरक के कोई दो गुण बताइए। क्वेश्चन है क्या है, क्वेश्चन है उत्प्रेरक के कोई दो गुण बताइए। तो पहला गुण ध्यान देना बच्चों, अब हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा उत्प्रेरक के दो गुण, तो दो ही बताने, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, याद रखना, तीन, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं यार एक गलत हो जाएगा तो दूसरा सही निकल जाए, ऐसा मत करना भाई।
यानी कि 2 पूछा है तो 2 ही लिखिए, अन्यथा आपके नंबर भी कट सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि पहला है उत्प्रेरक के 2 गुण में कि जो उत्प्रेरक होता है बच्चों, उत्प्रेरक केवल रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है। याद रखना बच्चों, पहला है उत्प्रेरक, इसको मैं लिख रहा हूं, उत्प्रेरक केवल रासायनिक अभिक्रिया, उत्प्रेरक केवल रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है, किंतु बच्चों ध्यान देना, किंतु स्वयं अपरिवर्तित रहता है। ध्यान देना, क्या बोला बच्चों, हमने बोला जो उत्प्रेरक होता है, उत्प्रेरक वैसे समझाया था पहले, है ना, जब पढ़ाया था पूरा लेसन, तो उत्प्रेरक केवल रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करेगा। यानी कि ये उत्प्रेरक जो होता है ये केवल रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है और स्वयं कैसा रहता है बच्चों, अपरिवर्तित रहता है। पहला गुण। दूसरा गुण हम कह सकते हैं बच्चों, दूसरा गुण कह सकते हैं हम, जो अभिक्रिया मिश्रण होता है, अभिक्रिया मिश्रण में उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा पर्याप्त होती है ना। अभी हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया मिश्रण में उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा ही पर्याप्त होती है। यानी कि देखिए बात ये है बच्चों कि जो अभिक्रिया होती है उसमें उत्प्रेरक बहुत थोड़ी सी मात्रा में यूज किया जाता है, ऐसा नहीं बहुत बड़ी मात्रा में इसका यूज नहीं करता है, यानी थोड़ी सी मात्रा उसकी काफी होती है। तो हमने लिखा अभिक्रिया मिश्रण में उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा पर्याप्त होती है, यानी काफी होती है। ओके, अगर मान लो आप दूसरे में ये नहीं लिखना चाहते हो, देखो मैं बता रहा हूँ, गुण हमने 4 लिखाए थे, लेकिन उसमें जैसे मान लो दूसरा ये है, लेकिन इसके स्थान पे आप इसको अगर नहीं लिखना चाहते हो तो दूसरा ये लिख सकते हो कि प्रत्येक अभिक्रिया के लिए एक विशिष्ट उत्प्रेरक होता है। क्या लिख सकते हो इसके स्थान पर? इसके स्थान पर आप लिख सकते हो बच्चों कि प्रत्येक, वैसे जगह नहीं है मेरे पास, स्पेस नहीं, मैं बोल देता हूँ, प्रत्येक अभिक्रिया के लिए एक विशिष्ट उत्प्रेरक होता है। विशिष्ट उत्प्रेरक का मतलब हो गया बच्चों कि हर अभिक्रिया के लिए अलग अलग उत्प्रेरक का यूज किया जाता है। ऐसा नहीं कि प्रत्येक जितनी भी अभिक्रिया उनमें सब में एक ही उत्प्रेरक से काम चल जाए, नहीं, हर अभिक्रिया के लिए अलग अलग उत्प्रेरक यूज होता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि उत्प्रेरक के गुण कौन कौन से। पहला गुण हो गया उत्प्रेरक केवल रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करेगा, किंतु स्वयं कैसा रहेगा, अपरिवर्तित। दूसरा हमने देखा अभिक्रिया मिश्रण में उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा ही पर्याप्त होती है। और अगर इसको नहीं लिखना चाहते हो तो इसके स्थान पर आप लिख सकते हो कि प्रत्येक अभिक्रिया के लिए एक विशिष्ट उत्प्रेरक होता है। ठीक है, ऐसा उत्प्रेरक होता है विशिष्ट, यानी अलग अलग उत्प्रेरक होते हैं ना। ओके, अब स के रूप में जो हमारा क्वेश्चन होगा बच्चों, ध्यान देना, स के रूप में हमारा क्वेश्चन है, स के रूप में जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ध्यान देना क्या है, तो स के रूप में है स्वतः उत्प्रेरक किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। क्या बोला बच्चों, स्वतः उत्प्रेरक है ना, स्वतः उत्प्रेरक किसे कहते हैं, स्वतः उत्प्रेरक किसे कहते हैं। एक उदाहरण द्वारा समझाइए ना, द्वारा समझाइए। तो हमें ये बताना है कि जो स्वतः उत्प्रेरक होता है वो क्या होता है और हमें इसको एक उदाहरण द्वारा समझाए। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, तो इधर देखिएगा, बोर्ड पे ध्यान दो बच्चों। स्वतः उत्प्रेरक क्या होता है, ध्यान समझना है आपको कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया, सुनना ध्यान से, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बना उत्पाद, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बना उत्पाद अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। यानी कि ध्यान देना, अभिक्रिया हो रही है और अभिक्रिया होने के बाद क्या बनता है, उत्पाद बनता है। तो अगर उत्पाद अभिक्रिया के वेग को बढ़ा रहा है, भाई देखो जैसे जैसे अभिक्रिया होती जाती है उत्पाद बनता जाता है, और जैसे जैसे उत्पाद बन रहा है अभिक्रिया का वेग क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो जिस उत्पाद के कारण अभिक्रिया का वेग बढ़ रहा है बच्चों, उसी को हम बोलने वाले हैं स्वतः उत्प्रेरक। क्या बोलने वाले हैं, स्वतः उत्प्रेरक कहेंगे। ठीक है, तो
वापस सुनो, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बना उत्पाद अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है तो उसे हम क्या कहने वाले हैं, स्वतः उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है, जैसे ध्यान देना बच्चों, हमारे पास है CH3COO C2H5, CH3COO C2H5 और इसकी क्रिया करवा रहे बच्चों H2O से। किससे क्रिया करवा रहे, H2O से। तो अब क्या होने वाला है बच्चों, ध्यान से समझना, यहाँ पर ये जो रिएक्शन होगी इसमें, अच्छा मैं तो ध्यान देना, इधर लिख देता हूँ थोड़ा। हमारे पास रिएक्शन है CH3COO C2H5, इसकी हम H2O से रिएक्शन करवा रहे हैं। किससे, H2O से रिएक्शन करवा रहे हैं। तो ध्यान देना क्या होने वाला है, यहाँ पर बनेगा बच्चों CH3COOH प्लस C2H5OH। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर ये जो CH3COH है इसको बोलते हैं अपन एसिटिक अम्ल। क्या बोलते हैं बच्चों, एसिटिक अम्ल बोलेंगे। ठीक है ना, और साथ में यहाँ पर हमारे पास बन रहा है एथेनॉल बन रहा है। क्या बन रहा है, एथेनॉल। अब हो क्या रहा है बच्चों, जैसे जैसे एसिटिक अम्ल बनता जाएगा इस अभिक्रिया का वेग क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि जो ये अभिक्रिया जो प्रारंभ में होती है, यानी स्टार्टिंग में जब ये हुई तो ये मंद गति से होती है, यानी धीरे धीरे होती है। लेकिन जैसे जैसे एसिटिक अम्ल बनता जाता है इस अभिक्रिया का वेग क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। ठीक है ना, वापस सुनो, ये अभिक्रिया प्रारंभ में कैसी थी, मंद गति से, लेकिन जैसे जैसे ये अभिक्रिया में एसिटिक अम्ल बनता जाएगा ये अभिक्रिया का वेग क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो हम कहेंगे कि जो एसिटिक अम्ल होगा बच्चों यहाँ पर किसका काम करेगा, ये स्वतः उत्प्रेरक का काम करेगा। किसका, स्वतः उत्प्रेरक का काम करने वाला है। किसका काम करेगा बच्चों, स्वतः उत्प्रेरक का काम करेगा। ठीक है, तो स्वतः उत्प्रेरक किसे कहते हैं, ध्यान सुन लो, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बना उत्पाद अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है तो उसी को हम क्या कहने वाले हैं, स्वतः उत्प्रेरक कहते हैं। और अगर उदाहरण पूछा है तो हम यह एग्जाम्पल इसमें देने वाले हैं। क्या है ना, ये वाला एग्जाम्पल आप लिख सकते हो बच्चों, बात समझ रहे हो नहीं, और ज़्यादा आपको इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्वतः उत्प्रेरक किसे कहते हैं। ठीक है, अब बच्चों ध्यान देना, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 इसमें हमने 3 क्वेश्चन अवश्य के रूप में 3 अलग अलग क्वेश्चन देखे। पहला द्विस्थापन अभिक्रिया को एक उदाहरण द्वारा हमने समझाया। ठीक है, दूसरा उत्प्रेरक के 2 गुण हमने बता दिए, और तीसरा स्वतः उत्प्रेरक किसे कहते हैं एक उदाहरण द्वारा समझाई, इसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ध्यान देना बच्चों, आपको समझना है पूरा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें है क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, निम्न अभिक्रिया, यानी हमें अभिक्रियाएं दी हुई है। ठीक है, तो ध्यान देना, निम्न अभिक्रियाओं में ऑक्सीकरण व अपचयन को पहचानिए ना। निम्न अभिक्रियाओं में ऑक्सीकरण व अपचयन को पहचानिए। ठीक है जी, निम्न अभिक्रियाओं में ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं क्या करना है, हमें पहचानना है। ठीक है ना, तो देखिएगा बच्चों, पहला यानी अ के रूप में जो पहली अभिक्रिया इसमें दी गई है वो है बच्चों C+O2 रिएक्शन बाय CO2। अब हमें बताना है कि यहाँ पर किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है, अगर ऑक्सीकरण हो रहा है तो, अगर अपचयन हो रहा है तो किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है, किस में हो रहा है। ठीक है, ये बताना है। तो देखिएगा बच्चों, यहाँ पर जो कार्बन है और यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि इस कार्बन में ऑक्सीजन का योग हो रहा है। कार्बन में किसका योग हो रहा है, ऑक्सीजन का योग हो रहा है, और ऑक्सीजन का योग होने के बाद क्या बन रहा है, CO2। और हमने पढ़ा था बच्चों कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है, यानी कार्बन है, इसमें ऑक्सीजन का योग होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, तो यदि जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है तो हम कह सकते हैं कि वहां पर उस पदार्थ का क्या होता है, ऑक्सीकरण। ठीक है, तो हम कहेंगे कि जो कार्बन है इसमें ऑक्सीजन का योग हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कार्बन का CO2 में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी यहाँ पर, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, C का CO2 में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का क्या हो रहा है बच्चों, योग हो रहा है, और ऑक्सीजन का योग होना ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, ओके, समझ में आ गया होगा अ के रूप में।
अब ब के रूप में है बच्चों, ब के रूप में सेकंड जो रिएक्शन है, ध्यान देना, सेकंड रिएक्शन है हमारे पास Mg प्लस Cl2, Mg प्लस Cl2 रिएक्शन बाई हमारे को दे रखा है MgCl2, MgCl2। अब बच्चों हमने देखा था कि यदि किसी पदार्थ में विद्युत ऋणी देखो ये विद्युत धनी तत्व है मैग्नीशियम, ये है विद्युत ऋणी तत्व क्लोरीन। तो अब इसमें यानी इस पदार्थ में यानी मैग्नीशियम में विद्युत ऋणी तत्वों का योग हो रहा है और योग होने के बाद MgCl2 बना। अच्छा, यहाँ पर जो I के रूप में था, यहाँ पर अपन क्या कह सकते हैं कि कार्बन का CO2 में क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीकरण, है ना। ये बात आपको याद रखनी है, ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी कि C का CO2 में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। इसमें Mg प्लस Cl2 जो है बच्चों, यहाँ पर मैग्नीशियम में विद्युत ऋणी तत्व क्लोरीन का क्या हो रहा है, योग हो रहा है। तो क्या बन रहा है, MgCl2। तो हम कह सकते हैं, हमें पता है बच्चों, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में विद्युत ऋणी तत्वों का क्या होता है, योग होता है, तो वहां पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, यानी विद्युत ऋणी तत्वों का योग होना ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड में क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। तो हम बता सकते हैं यहाँ पर बच्चों कि मैग्नीशियम का MgCl2 में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीकरण हो रहा है। बात समझ रहे हो, यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्लियर है, ओके। यानी स के रूप में हम बच्चों नेक्स्ट दिया गया है स के रूप में तीसरी समीकरण दी गई है बच्चों, ध्यान देना, अच्छी तरह से समझना है आपको। ये हमारे पास ZNO प्लस C बन रहा है हमारे पास Zn प्लस CO। बच्चों ये हमने कल रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ी थी, उसमें भी हमने देखा था। तो आप देख पा रहे हो कि ZNO जो है, इसमें से ऑक्सीजन का निष्कासन होने के बाद बना हमारे पास Zn। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का निष्कासन होने का मतलब अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो ZNO का हम कह सकते हैं Zn में क्या हो रहा है बच्चों, अपचयन। क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ZNO का Zn में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। इसी प्रकार कार्बन में ऑक्सीजन का योग हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, ऑक्सीकरण। तो हम कह सकते हैं कि कार्बन का CO में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस पदार्थ का किसमें अपचयन हो रहा है, किसमें ऑक्सीकरण हो रहा है। ओके, अब नेक्स्ट द के रूप में जो रिएक्शन है बच्चों, ध्यान से समझना है आपको। तो द के रूप में हमारी रिएक्शन है, मैं इसको मिटा देता हूं, लिख लिया होगा आपने। तो द के रूप में यानी कि नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी Fe2O3 प्लस CO3CO रिएक्शन बाई Fe2F है ना, प्लस 3CO2। बात समझ रहे हो। तो ध्यान देना बच्चों, क्या हो रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर है Fe2O3 और यहाँ पर है Fa। तो देखिएगा यहाँ से ऑक्सीजन का क्या हुआ, निष्कासन हुआ, तो क्या बना, Fe। तो हम कह सकते हैं कि इसमें से यानी Fe2O3 में से ऑक्सीजन का निष्कासन होने के बाद Fe, और हम जानते हैं ऑक्सीजन का निष्कासन होने का मतलब कौन सी अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, है ना, अपचयन अभिक्रिया। इसी प्रकार यहाँ पर CO है, यहाँ पर CO2 है, यानी CO में ऑक्सीजन का योग होने के बाद क्या बना, CO2। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का योग हो रहा है, इसका मतलब कह सकते हैं कौन सी अभिक्रिया हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। ठीक है ना, समझ रहे हो बात को। तो हम कह रहे हैं कि देखो यहाँ पर देखिए इस रिएक्शन में, तो Fe2O3 का Fe में क्या हो रहा है बच्चों, अपचयन हो रहा है। क्यों अपचयन हुआ, क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन का क्या हो गया, निष्कासन हो गया, और हम जानते हैं ऑक्सीजन का निष्कासन होने का मतलब अपचयन अभिक्रिया। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए CO का CO2 में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्यों हुआ, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का योग हो रहा है, और हम जानते हैं ऑक्सीजन का योग होने का मतलब कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो बच्चों आज हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक के बारे में देखा, और मुझे आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना है यार,
सबसे बड़ी बात क्या है, आप सब्सक्राइब कर नहीं रहे हो, और जल्दी से आप जाइए और सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबाइए ताकि आपको हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो बस यही आशा है हमारी आपसे कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और हम आपके लिए और भी फुल मेहनत करने के लिए तैयार हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।